हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर। टर्म टू सीबीएसई के एग्ज़ाम जो हैं बहुत 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 पास आने आ गए हैं और एचबीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों के जो अकाउंट्स का पेपर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अकाउंट्स के पेपर में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। मेरी बेस्ट विशेज़ आप दोनों के साथ हैं, सीबीएसई वाले बच्चे और एचबीएससी वाले जो मेरे बच्चे हैं, दोनों के साथ मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और मुझे पूरा बिलीव है आप लोगों पर। उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उस परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आज मैं जो आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ वो है इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है आज हम वो पढ़ने वाले हैं सर। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर कैसे इशू होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, आज हम वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। डिबेंचर की डेफिनेशन जो है वो लॉ में कहीं भी नहीं दी। यानी अगर कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ें तो वहां पर डिबेंचर जैसी कोई डेफिनेशन नहीं दी। वहां पर तो डिबेंचर में बताया गया कि क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा, यानी उसमें डिबेंचर नाम की मीनिंग नहीं दी गई। सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्या कहता है, अगर हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 30 पढ़ें, सर ये क्लॉज होता है सब सेक्शन नहीं होता, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 30 पढ़ें, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो वहां पर लिखा हुआ है कि डिबेंचर में हम लोग डिबेंचर इंक्लूड्स करेंगे क्या, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। यानी डिबेंचर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। चाहे अब कंपनी की असेट पे उनकी सिक्योरिटी दी गई हो या फिर ना दी गई, चार्ज जो है असेट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर तो डिबेंचर ये क्या कोई चीज होती है क्या कि ऐसे ली और दे दी? नहीं सर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। क्या होता है सर ये? इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, एक बॉन्ड इशू करती है कि भाई आप हमारी कंपनी में इतने डिबेंचर के लिए होल्डर हैं। उस पर कंपनी की कॉमन सील होती है, कंपनी के सारे एड्रेस और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का सिन नंबर, टिन नंबर, जीएसटी नंबर, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो डिबेंचर अब मैंने कंपनी के ले लिए, अब डिबेंचर मैं ले कैसे सकता हूँ, क्या होता है ये डिबेंचर? सुनिए, कंपनी को फंड की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, तो वो लोन लेना चाहती है। क्या लेना चाहती है? लोन ले। अब शेयर इशू नहीं करना चाहती, वो लोन लेना चाहती है। सर अगर वो 1 करोड़ रुपए चाहती है लोन लेना, तो 1 करोड़ रुपए क्या वो एक व्यक्ति से अगर मांगे तो आसानी से मिल जाएगा? सर आप कहेंगे बहुत मुश्किल है, एक आदमी से 1 करोड़ रुपए अगर आप उधार मांगेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। और अगर कोई देगा भी तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो प्लेज यानी वो गिरवी रख सके। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। दूसरी बात ये, सर अगर उसके पास गिरवी रखने के लिए इतना बड़ी प्रॉपर्टी होती तो वो लोन क्यों लेता? समझ रहे हैं? और अगर गिरवी रख देगा अपनी बिल्डिंग, अपने प्लांट एंड मशीनरी को, तो फिर प्रोडक्शन किससे करेगा, काम किससे करेगा? लोन तो लिया ना लिया बराबर ही रहा उसके लिए। तो उनके पास एक ऑप्शन है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी, अगर कंपनी को लोन की आवश्यकता है तो वो किसी एक पर्सन से ना लेकर के मल्टीपल पर्सन से लोन ले सकती है पार्ट्स में, ठीक है। पब्लिक से लोन ले सकती है, जिसे हम डिबेंचर का रूप दे देते हैं। तो हम पब्लिक में डिबेंचर के लिए ऑफर दे देते हैं, यानी हम मतलब कंपनी डिबेंचर के लिए ऑफर दे देते हैं, जैसे शेयर्स के लिए ऑफर दिया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था। सो हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि भाई आप आइए हमें लोन दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने एक डिबेंचर की वैल्यू रख दी 10 रुपए, तो अगर कोई मुझे 100 रुपए लोन देना चाहता है तो वो 10 डिबेंचर खरीदेगा मेरे से। समझ में आया? मैं उसे सर्टिफिकेट दूंगा 10 डिबेंचर का बना करके कि इसने मुझे, इस पर्सन ने, सपोज मिस्टर एक्स ने मुझे 10 डिबेंचर के हिसाब से पैसा दिया है और 10 डिबेंचर होल्डर है, ये 10 डिबेंचर के लिए हमारी कंपनी में डिबेंचर होल्डर है। उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा सर। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आई? सर समझ गए। यानी डिबेंचर जो है वो लोन का एक प्रारूप है, एक लोन का एक तरीका है। तो यहां से मैं आपको दो चीज समझाऊंगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि डिबेंचर एक तरीके का क्या होता है सर? डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। दूसरी बात ये, जो डिबेंचर होल्डर होता है, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्या होता है सर? कंपनी का क्रेडिटर। यानी इसका मतलब कंपनी का क्रेडिटर है
तो क्या वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है? सर नहीं, मीटिंग में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, वो तो बाहर का व्यक्ति है, मालिक थोड़ी है। वोटिंग राइट नहीं होगा सर, वोटिंग राइट तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। दूसरी चीज, डिविडेंड मिलेगा क्या? सर नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा, इससे इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है? चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना भी हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखिए जी, आगे देखिए जी, डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो उसी समय लिख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि उसकी रीपेमेंट जो होगी वो कब होगी, स्पेसिफाइड डेट पे। यानी कि जब डिबेंचर की पेमेंट करेंगे तो वो डेट पहले से मेंशन होती है। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन नंबर 4, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, किसी भी कंपनी को अधिकार नहीं है कि वो डिबेंचर इशू कर सके 10 साल से ज्यादा के लिए। यानी कि यहां से एक बात समझ में आ गई, 10 साल से ज्यादा के लिए कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। यानी उनका मैच्योरिटी पीरियड या रीपेमेंट पीरियड 10 साल ही हो सकता है। तो कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं करेगी। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कंपनी, तो वो डिबेंचर इशू कर सकती है 10 साल से ज्यादा के लिए। लेकिन 30 साल से ज्यादा के लिए वो भी नहीं कर सकती। 10 साल से ज्यादा के लिए कर सकती है कौन सी कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। लेकिन 30 साल से ज्यादा वो भी नहीं कर सकती। समझ में आ गया सर? बिल्कुल सर। सर यहां से अब मुझे दो बातें समझ में आ गई। पहली बात यह है कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ना कि मालिक होते हैं। डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। सर इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा। अगली चीज सर, अगली चीज ये है कि कोई भी कंपनी डिबेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कंपनी, तो 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ईयर्स उसका पीरियड होगा। 30 साल से ज्यादा के लिए कंपनी, कोई भी कंपनी, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए सर, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया है सर, यहां तक क्लियर हो गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर। सर काइंड्स ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको ये राइट होता है कि अगर कंपनी उनका पैसा नहीं दे पा रही है तो वो कंपनी के असेट को बेच करके अपने पैसे का रिकवर वो कर सकते हैं, अपने पैसे को वो वापस ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं वहां से। क्लियर हुआ? तो ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनको ये राइट होता है कि कंपनी के असेट को बेच करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जरूरी है कि सारे ही डिबेंचर सिक्योर्ड हों। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है सर अनसिक्योर डिबेंचर। क्या आता है? अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर कहने का मतलब क्या है सर? अनसिक्योर डिबेंचर कहने का मतलब है वो डिबेंचर जो कि अनसिक्योर्ड है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उन्हें अनसिक्योर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। जब लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज मैं पढ़ाता हूँ, टेबल टेबल टेबल। वो टेबल क्या होती है? तो टेबल के अनुसार लिक्विडेटर जो है वो पेमेंट करता है कंपनी की लायबिलिटीज की। तो उसमें पहले सिक्योर्ड जो मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं, पहले नंबर उनका आता है पेमेंट का। फिर बाद में पेमेंट होने के बाद अनसिक्योर्ड लोगों का आता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आता है। तो ये कौन सी कैटेगरी वाले हैं? अनसिक्योर्ड वाले। तो पहले सिक्योर्ड वाले का पेमेंट होगा। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तीसरा, तीसरा होता है सर रजिस्टर्ड डिबेंचर। सर रजिस्टर्ड डिबेंचर कहने का मतलब ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, उस रजिस्टर को बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो अगर डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, कौन से रजिस्टर में सर? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में, तो उसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। और ऐसे डिबेंचर को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं मानते। फ्रीली ट्रांसफरेबल कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ है
और अगर कोई डिबेंचर का सर्टिफिकेट है, सपोज मेरे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है और मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट अपने भाई को दे दिया और मेरा भाई डिबेंचर सर्टिफिकेट लेकर के कंपनी पहुंच गया कि मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने भाई को डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मुझे एक डीड, ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, उसके अनुसार मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक आता है सर बीरियर डिबेंचर। क्या आता है सर? बीरियर डिबेंचर। बीरियर डिबेंचर का मतलब क्या होता है? अगर आपने नोट देखा हो, सर देखा है, हमने नोटों में ही खेलते हैं हम तो, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, नोट। नोट पे आप देखिएगा, उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, उसमें एक वचन होता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹100, ₹2000 टू द बीरियर ऑफ दिस नोट। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब क्या होता है? बीरियर मतलब क्या होता है? कि जिसके पास वो होगा वही रियल ऑनर मान लिया जाएगा। जिसके पास वो होगा रियल ऑनर वही मान लिया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? बीरियर। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास होगा वही डिबेंचर होल्डर मान लिया जाएगा। लास्ट केस में मैंने क्या बोला था सर? रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसका नाम रजिस्टर्ड में होगा वो रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो अब डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी के भी पास हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? रियल ऑनर कौन होगा? जो जिसका नाम रजिस्टर में होगा, डिबेंचर रजिस्टर में होगा। और बीरियर डिबेंचर में क्या होगा सर? इसमें नाम वाम का कोई झंझट नहीं होता, इसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट जिसके हाथ में होगा वही रियल ऑनर मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, वो 100 रुपए का नोट जो है मैं किसी को ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने कुछ खरीदा, कुछ खाया पिया, मैंने 100 रुपए का नोट उसे दे दिया, मुझे 100 रुपए का नोट जो मेरा था उसमें मैंने साइन करके दिया था। अब पता चला 4 दिन बाद वही नोट घूम करके पूरा सर्कुलेट होकर के मेरे पास आ गया। जिस पर्सन से मेरे पास आया, मैंने बोला अरे ये तो मेरा ही नोट है, तू मुझे दूसरा दे भाई, ये तो मेरा ही है। क्या ऐसा होगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको तो मतलब वहां पर डांट खानी पड़ जाएगी। ये ऐसे थोड़ी होता है। तो बीरियर का कहने का मतलब क्या है? कि जो भी धारक है वो होल्डर जो है, होल्डर एक्चुअल जो होल्डर है उस समय वही ऑनर मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर फिफ्थ वन क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि वो, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। ओके, रीपेमेंट। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट का मतलब क्या है? कंपनी एक स्पेसिफाइड पीरियड में, एक स्पेसिफाइड पीरियड में अगर रिडेम्पशन कर देती है डिबेंचर का, तो उसे क्या बोला जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बोला जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर। ओके। और ज्यादातर रिडीमेबल डिबेंचर ही होते हैं, बहुत रेयर केसेस है जो नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे वो रिडीमेबल डिबेंचर ही होंगे नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद आता है सर इररिडीमेबल डिबेंचर। सर रिडीमेबल का अपोजिट। रिडीमेबल में क्या पड़ा? एक स्पेसिफाइड डे पे, एक स्पेसिफाइड पीरियड में अगर कंपनी रिडेम्पशन कर देती है, वापस कर देती है पैसा, तो रिडीमेबल डिबेंचर हो गया। और ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनका पैसा कंपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कब करेगी? लिक्विडेशन के टाइम। कब करेगी? लिक्विडेशन, यानी जब कंपनी बंद होगी तभी पे करेगी, तो उसे हम बोलेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर। लास्ट क्या आता है सर? कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर कहने का मतलब वो डिबेंचर होल्डर जिनको ये राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स में, जिनको ये राइट प्राप्त होता है कि वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स में। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया सर यहां तक? चलिए जी, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। सर शेयर और डिबेंचर दोनों में क्या फर्क है? सर शेयर और डिबेंचर दोनों में क्या फर्क है? सर शेयर जो होता है ना वो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। शेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन डिबेंचर पार्ट ऑफ लोन होता है। अभी पढ़ाया था मैंने, शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल में कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के लोन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्लियर हुआ? जी सर समझ में आ गया। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। समझ में आ गया? सर समझ गए। तो शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर्स होते हैं और डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। चलिए जी, रिवॉर्ड क्या मिलेगा सर?
शेयर होल्डर को सर डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर को सर डिविडेंड मिलेगा और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट फिक्स होता है सर, इंटरेस्ट तो फिक्स होता है। तो कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इस बात से डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है, डिबेंचर होल्डर को तो पे किया ही किया जाना है इंटरेस्ट। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे 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 देखते हैं सर, सीधा आप क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। समझिए जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए जी। गोविंद लिमिटेड एक कंपनी है सर, गोविंद लिमिटेड एक कंपनी है, 5,000 डिबेंचर्स हैं सर, डिबेंचर शेयर मत बोलो सर, 5,000 डिबेंचर है। और ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो लिखा हुआ है 12%, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। तो डिबेंचर के सामने डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया जाता है कि उसको कितना परसेंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर 12% उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो 5,000 कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या मतलब है? नंबर ऑफ डिबेंचर। तो 5,000 डिबेंचर इशू करे 12% वाले, और एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100। इसको क्या बोलते हैं सर? फेस वैल्यू। तो एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100। ओके। और इशू कैसे किए हैं? एट पार। सर एट पार का मतलब क्या होता है? 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, तो उसे क्या बोलते हैं? एट पार डिबेंचर इशू किया गया है। ओके। आगे कहा गया एप्लीकेशन पे 20 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपए ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 30 और फाइनल कॉल पे ले रहे हैं सर 30। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी अमाउंट है वो कैसे लिया जाता है? वो लिया जाता है सर इंस्टॉलमेंट्स में। शेयर्स में पढ़ा था ना, तो डिबेंचर में भी वही है, सेम टू सेम। डिबेंचर में भी सेम टू सेम वही है, अराउंड 70 to 80% शेयर्स में जो हमने अकाउंटिंग करी थी वही है। सिर्फ यहाँ पर कुछ टॉपिक नहीं होंगे, फोरफीचर नहीं होगा सर, री इशू नहीं होगा, इस तरीके के कुछ टॉपिक नहीं होंगे। चलिए जी आगे देखिए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिबेंचर्स। ओ सर हमने इशू किए थे 5,000, हमने इशू किए थे सर 5,000, पब्लिक ने अप्लाई करे सर 6,000 डिबेंचर्स के लिए, तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया ये सर? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है जी। 4500 डिबेंचर को फुल दे दिए, यानी 4500 दे दिए, 800 वालों को 500 डिबेंचर दिए, 700 वालों को सर रिजेक्ट कर दिया गया। 4500 वालों को 4500 डिबेंचर दिए, 800 वालों को 500 डिबेंचर दिए, और सर 700 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया। 700 वालों को क्या कर दिया गया सर? रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आया तो उसको हमें एडजस्ट करना होगा, कहां पर? उसको हमें एडजस्ट करना होगा सर अलॉटमेंट पे। ओके। आगे क्या कह रहा है सर? आगे क्या कह रहा है देखिए जी, आगे देखिए जी। कह रहा है जर्नल एंट्रीज करके दिखा दीजिए, जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए। सारा पैसा मिल गया है लेकिन फाइनल कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला 200 डिवेंचर्स पे, 200 डिवेंचर पे फाइनल कॉल वालों ने पैसा नहीं दिया। ओके ओके सर। सर अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी। देखिए ध्यान से बेटा, पहली एंट्री। सर एंट्री करने से पहले यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड। सर अप्लाइड क्या है, अलॉटेड क्या है? सुनिए ध्यान से। पब्लिक ने अप्लाई किया टोटल 6,000 डिबेंचर्स के लिए, हम टोटल अलॉट कर सकते हैं सर 5,000, इससे ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ सर? ठीक है। 4500 एप्लीकेशन जिन्होंने दी उन्हें तो 4500 डिबेंचर दे दिए गए। 800 ने जो अप्लाई किया था 800 वालों ने, उन्हें 500 डिबेंचर मिले। 700 वालों से हाथ जोड़ लिए और उनको एक भी डिबेंचर नहीं दिया। बात समझे सर? प्रॉब्लम इन्हें भी नहीं है, प्रॉब्लम इन्हें भी नहीं है। क्यों नहीं है? 700 वालों को तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, 4500 वालों को 4500 डिबेंचर मिल गए, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई सर इनकी, इन्हें 800 डिबेंचर मिलने चाहिए थे, मिले 500। इट मीन्स 300 डिबेंचर कम मिले, और 300 पे इन्होंने एप्लीकेशन पे कर रखी है, नहीं कर रखी है? हाँ सर एप्लीकेशन तो पे कर रखी है, तो एप्लीकेशन है 20 रुपए की, तो 20 रुपए 300 शेयर,
300 डिबेंचर्स पे 20 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं सर। क्या पे कर रखे हैं? एक्स्ट्रा। और ये हमें एडजस्ट करना है कहां पर? ये हमें एडजस्ट करना है सर अलॉटमेंट पर। ओके चलिए जी ठीक है, यहां तक समझे सर? समझ गए। एंट्री देखिए जी, पहली एंट्री देखिए जी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री हम किसकी करेंगे? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है और अब की बार साफ साफ लिखेंगे सर यहाँ पर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट सुनिए, 6000 डिबेंचर पे 20 रुपए मिले हैं सर। 6000 डिबेंचर्स पे 20 रुपए मिले हैं सर, तो हमें मिल जाएंगे कितने? 1,20,000 रुपए। कितने मिल जाएंगे? 1,20,000 रुपए। यहां तक समझे? ये एंट्री समझ में आ गई सर? समझ में आ गई। एप्लीकेशन हमारे पास 6000 आई, तो क्या वो सारी एक्सेप्ट हो गई? नहीं सर, एक्सेप्ट तो सारी नहीं हुई। तो सुनिएगा अब अगली एंट्री, ट्रांसफर की 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यही एंट्री होगी? हाँ जी सर यही होगी। 2, वहां पर हम क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल। यहां पर शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर कैपिटल आएगा क्या? नहीं जी, कैपिटल नहीं आएगा। क्यों? कैपिटल का पार्ट होता ही नहीं सर, सीधा सीधा डिबेंचर अकाउंट में ही जाएगा, जैसे लोन अकाउंट में जाता है सर। और जिनको हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। और जिनका हमें एडजस्ट करना है सर उन्हें एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अमाउंट सुनिए जी, यहां पर हमारे पास आया था 1,20,000 रुपए। कितने आए थे सर? 1,20,000। तो क्या इस 1,20,000 को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? आप कहेंगे सर 5,000 का ही ट्रांसफर हो सकता है सर। और कितने में से? 20 रुपए से। ठीक है, वापस कितने का कर दिया? वापस कितने का कर दिया सर? 700 वालों को हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया तो उनको वापस कर दो। 300 वालों का एक्स्ट्रा आ रहा है, उन्हें एडजस्ट करना है सर। समझ में आया सर? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 सर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सर आ जाएगा 7 दूनी 14, 14,000 रुपये। और 3 2 जा 6,000 यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है जी? ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई सर। एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई, अब हम किस पर आ गए सर? एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई, अब हम किस पर आ गए? अलॉटमेंट पे। बेटा अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाएगा, अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाएगा। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है कंपनी के पास, और बाकी सभी कॉल्स पे, बाकी अलॉटमेंट पे कंपनी पहले ड्यू करती है, उनको ट्रांसफर करती है और फिर पैसा मिलता है। ठीक है, 20 रुपए की अलॉटमेंट भी। अब मुझे एक बात बताइए आप, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कंपनी के पास एप्लीकेशन पे इस अमाउंट, इस डिबेंचर से आया था पैसा, तो अलॉटमेंट भी क्या इसी से आएगी? नहीं सर, एडजस्ट तो कर दिया हमने भाई, एडजस्ट तो कर दिया। अब तो सिर्फ किससे मांगेंगे हम? 5,000 वालों से मांगेंगे अलॉटमेंट। ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? डिबेंचर अलॉटमेंट पे पहले पैसा मांगेंगे, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यही तो एंट्री होगी, यही तो एंट्री होगी जी। हाँ जी सर, यही एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब अमाउंट कैसे आएगा? सुनिए, अमाउंट कहेंगे सर आप 5,000 से अमाउंट आएगा सर, 6,000 से नहीं आएगा, 5,000 से आएगा। और वो भी कितने आएंगे? 20 रुपये। यानी कि हमारे पास 1,00,000 रुपये आने चाहिए अलॉटमेंट पे। हमारे पास कितने आने चाहिए? 1,00,000 रुपये। क्या सबने पैसा दे दिया? हाँ जी सर, सबने पैसा दे दिया। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। सर ये 12% बार बार लिखने की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल जरूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करके चलना है आपको। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अमाउंट सुनिएगा, आप कहेंगे सर 1,00,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन जो पहले ही पैसा दे चुका है सर, जो ये पहले ही पैसा दे चुका है, ये 6,000 रुपये, क्या ये दोबारा देगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, दोबारा क्यों देगा, जो पहले ही दे चुका है, और इसी का तो हमें एडजस्ट करना था। तो ये माइनस करके तभी तो हमारे पास बाकी का बैलेंस आएगा ना। तो आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 94,000।
क्लियर हुई बात? क्लियर है जी? ये हमारी अलॉटमेंट खत्म हो गई। सर अब हम अलॉटमेंट की भी एंट्री कर चुके हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म? नहीं बेटा, अब हम आ गए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे सबका पैसा मिला है? हाँ जी सर, फर्स्ट कॉल पे सबका पैसा मिला है। फर्स्ट कॉल पे पहले पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पे पहले पैसा मांगेंगे, ठीक है। एंट्री करते हैं 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री करेंगे? 12% डिबेंचर अकाउंट। समझ में आया? जहां हम शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पर कैपिटल ना लिख करके अब डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। सर कैपिटल तो आ ही नहीं सकते ना, ठीक है, समझ गए आप लोग। 5,000 से मांगेंगे सर, 6,000 वाली कहानी खत्म हो गई है, अब 5,000 से ही मांगेंगे। और कितने की है? 30 की है। कितने की है सर? 30 की, ठीक है सर, 30। इट मीन्स कंपनी के पास, इट मीन्स कंपनी के पास जो पैसा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए सर? 1.5 लाख रुपए आना चाहिए। 1.5 लाख रुपए, वाओ, कंपनी की तो चांदी ही चांदी हो रही है। सर पैसा मिलेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव होगा ना फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, क्या आएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या आएगा? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या सबने पैसा दे दिया? यस सर, सबने पैसा दे दिया, और यहाँ पर तो कोई एडजस्ट भी नहीं करना था, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख ही रिसीव हो जाएगा। राइट? क्लियर है ना भाई? सबने पैसा दे दिया और यहाँ पर कुछ एडजस्ट भी नहीं करना था, तो वही पैसा हमें मिल जाएगा जो हमने मांगा। क्लियर? सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? सर अभी नहीं हुआ, रुक जाइए रुक जाइए। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 30 की मांगी, तो मांगेंगे तो सबसे ही भाई, मांगेंगे तो सबसे ही। कितने से मांगेंगे? 5,000 से ही मांगेंगे। मांगने की एंट्री करो जी। 12% डिबेंचर, क्या लिखेंगे अब की बार? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। राइट? यही तो होगी एंट्री? हाँ जी सर यही होगी। 5,000 से मांगा, कितने रुपए मांग रहे हैं? 30, ठीक है भाई। मांगेंगे तो इनसे ही सेम 1.5 लाख रुपए। अरे बेटे फिर से चांदी हो गई, 1.5 लाख रुपए ये मांगा। क्या सर सबने पैसा दे दिया था? सर एक ना हमारे पास, एक हमारे पास डिबेंचर होल्डर है, पता नहीं नाम क्या है, पर उसके पास ना 200 डिबेंचर है सर, 200, और उसने फाइनल कॉल नहीं दी। सर 200 डिबेंचर है उसके पास और उसने फाइनल कॉल नहीं दी। अरे नहीं दी तो भैया ठीक है, अब नहीं दी तो कर ही क्या सकते हैं। चलिए जी, काट के लिख देते हैं फिर उन्हें। बैंक अकाउंट डेबिट, बाकियों ने तो दिया होगा या बाकियों ने भी नहीं दिया? सारे उसी की तरह हो गए। बाकियों ने तो दिया। 12% डिबेंचर, 1 सेकेंड, डिबेंचर, और क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल अकाउंट। राइट? आप कहेंगे सर हमें 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, उसमें से एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिबेंचर हैं, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। यही तो भाई, 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए लेकिन एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिबेंचर है, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो इसका मतलब 6,000 रुपए उसने पे नहीं करे, तो कितने मिल गए कंपनी को? 1,44,000, 1,44,000। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया सर दी एंड। सर इतना ईजी है? ये तो सर हमने पहले भी एंट्री करी थी, बस जहाँ शेयर लिखा था अब की बार हमने क्या लिख दिया? डिबेंचर लिख दिया। जहाँ हमने शेयर कैपिटल लगाई थी वहाँ पर हमने डिबेंचर अकाउंट लगा दिया। बाकी तो सर वैसे ही करा हमने, कुछ अलग तो करा ही नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैंने कुछ फारसी बोल दी, मैंने भी तो यही बोला है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन सर, थ्योरी डन सर। तो ये हमारी वीडियो थी जो क्लास 1 है। Hope for the best. Thank you so much for watching this video, and share this video with your friends, with your classmates, and with your relatives also. Thank you so much and keep learning.